नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत के किसान, कृषि वैज्ञानिक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार है। पीएम मोदी ने हाल ही में किए गए कृषि सुधारों को देश में कृषि क्षेत्र के विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि MSP देश की खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा है, इसलिए इनका जारी रहना स्वाभाविक है। पीएम ने कहा कि देश के 28 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने NSG के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में इनके योगदान पर देश को नाज है। पीएम ने कहा कि भारत की सुरक्षा प्रणाली में NSG एक अहम भूमिका अदा करता है। इसका संबंध अदम्य साहस और पेशेवराना अंदाज से हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में पीएम मोदी 23 अक्टूबर से बिहार में प्रचार की कमान संभालेंगे। उनकी जनसभाओं को लेकर कार्यक्रम तय किया गया है। प्रधानमंत्री राज्य में 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में पीएम की जितनी रैलियां होंगी उसमें सहयोगी दल के सभी नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति नायडू और पीएम मोदी ने ओडिशा के 5 बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जन्मदिन की बधाई दी है। विभिन्न दलों के नेताओं ने भी 75 वर्ष के पटनायक के स्वस्थ जीवन के लिए कामना की है। पटनायक ने पार्टी के सदस्यों, समर्थकों और शुभचिंतकों को जन्मदिन पर जरूरतमंदों की मदद करने की सलाह दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने अन्य राज्यों से इसे उदाहरण के तौर पर लेने और मिशन मोड में काम करने की अपील की है। गडकरी ने कहा कि देश में हर साल 5 लाख हादसे होते हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने NSG के 36वें स्थापना दिवस पर ब्लैक कैट कमांडो को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है, लेकिन अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता है तो फिर देश उचित कदम उठाने में सक्षम है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के बांका में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनावों से पहले राजनीतिक नेता एक दूसरे पर अपने भाषणों में नफरत, जातिवाद और समाज को तोड़ने के लिए उकसाने वाले आरोप लगाते थे, लेकिन पीएम मोदी के शासन में नेताओं को अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है। बिहार चुनाव के लिए NDA ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बिहार वाले कामों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड के जरिए BJP, JDU, BIP और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं ने बिहार में NDA की सरकार बनने का दावा किया है। बिहार चुनाव में यूपी के CM योगी 20 अक्टूबर से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। CM योगी की पहले चरण में बिहार के अलग अलग 6 स्थानों पर रैली होगी। इसके लिए 6 दिन में 18 रैलियां करने का कार्यक्रम तय किया गया है। CM योगी अपने प्रचार की शुरुआत कैमूर, अरवल और रोहतास की चुनावी जनसभाओं से करेंगे। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदों पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें कारपोरेट घरानों से चंदा लेने वालों में BJP पहले और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। BJP को 698 करोड़ और कांग्रेस को 122.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये चंदा प्रोग्रेसिव ट्रस्ट, प्रूवेंट ट्रस्ट और AB जनरल ट्रस्ट सहित अन्य से दिया गया है। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी 17 से 20 अक्टूबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। सैनी दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के हवाई स्थित इंडो पैसिफिक कमान जाएंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों में 2+2 संवाद 26 और 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित होने की उम्मीद है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दिए हैं। CM केजरी ने कहा है कि अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। आपको बता दें कि अब तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक 4 पहिया, 2 पहिया ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा फीस लगती थी। हाथरस मामले का पर्दाफाश करने में जुटी CBI टीम की जांच अभी तक परिवार से पूछताछ पर ही केंद्रित है, जिसमें 14 सितंबर को हुई घटना को लेकर छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। CBI ने आरोपियों के घर जाकर तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की और कागजात और सबूतों के साथ वहां से रवाना हो गए। हाथरस कांड पीड़िता का परिवार अब दिल्ली शिफ्ट होना चाहता है। परिवार का कहना है कि हमें यहाँ रहने में डर सता रहा है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं। पीड़िता के भाई ने कहा कि राज्य सरकार हमें गांव से दिल्ली शिफ्ट होने में मदद करे। वे ये भी चाहते हैं कि मामले की जांच दिल्ली में हो। यूपी के हाथरस कांड की जांच कर रही SIT को दिया गया समय आज पूरा हो जाएगा। माना जा रहा है कि SIT की टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप सकती है। हालांकि SIT की टीम अभी भी हाथरस में मौजूद है। ऐसे में चर्चा है कि SIT को दिया गया समय एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है।
यूपी के बलिया कांड को लेकर पुलिस एक्शन में है। मामले में पुलिस ने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। हर आरोपी के पीछे पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। बता दें कि इस मामले में 8 लोग नामजद और 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बलिया कांड के आरोपी को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बयान जारी किया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र सिंह अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार के दर्जनों लोग मारे जाते। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे पक्ष के कई लोग बुरी तरह से घायल हैं, तो उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। यूपी के बलिया कांड को लेकर अखिलेश यादव और मायावती ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि अब देखते हैं कि एनकाउंटर वाली सरकार बीजेपी के लोगों की गाड़ी पलटवाती है या नहीं। वहीं मायावती ने कहा कि बलिया की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों का गठन किया है। इन टीमों को केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नियुक्त करने के लिए बनाया गया है। इन सभी राज्यों में हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना और लॉकडाउन से सबक लेते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय देशव्यापी श्रम गणना की तैयारी करने जा रहा है। इसमें मंत्रालय देश में हर पेशे से जुड़े व्यक्ति की गणना करेगा। इसमें देश में कितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सीए हैं, उनकी गणना होगी। इसके साथ ही मजदूर, मालिक, कुक की गणना को भी इसमें शामिल किया गया है। पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। शीर्ष अदालत ने पराली जलाने को रोकने के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की नियुक्ति की है। बता दें कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसानों के पराली जलाने से राजधानी की हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है। सीएम योगी ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पहले चरण में नियुक्ति पत्र वितरण की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने अपने आवास पर 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पहले चरण में 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और उद्धव सरकार द्वारा नापसंद लोगों पर निशाना बनाने का आरोप लगाया गया था। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा था कि आपको हमसे नहीं बल्कि राष्ट्रपति से मांग करनी चाहिए। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के सिस्टम में 1 नवंबर से बदलाव होने जा रहा है। चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया डिलीवरी सिस्टम लागू कर रही हैं। बुकिंग कराने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। ये कोड डिलीवरी बॉय को देना होगा। अगर कोड नहीं दिया तो सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव की मांग को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने कहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ड्यू एक्ट नए कॉलेज खोलने में बाधा बन रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर साल 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं, लेकिन 1.25 लाख बच्चों को ही दाखिला मिल पाता है। योगी सरकार ने उपचुनाव वाले 7 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10 दिनों का विशेष अभियान मिशन शक्ति शुरू करने का निर्देश दिया है। आगामी 17 अक्टूबर को प्रभारी मंत्री जिलों में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के लिए सभी जिलों में महिला अफसरों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। राजस्थान नगर निगम चुनाव में सीएम गहलोत ने गृहनगर जोधपुर की कमान बेटे वैभव को सौंप दी है। वैभव गहलोत और प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी टिकट के दावेदारों में एक एक करके बैठक कर रहे हैं। बता दें कि जोधपुर के 160 वार्डों के लिए कांग्रेस के करीब 900 प्रत्याशियों ने टिकट के लिए आवेदन करके अपना दावा ठोका है। बिहार चुनाव को लेकर लालू यादव ने ट्विटर से सीएम नीतीश पर हमला बोला है। लालू ने नीतीश को धोखेबाज बताया है। लालू ने कहा कि कुर्सी के लालच में नीतीश ने 2010 के चुनाव के बाद बीजेपी को धोखा दिया। इसके बाद 2015 में हमारे दम पर जीतकर मेरी पीठ में छुरा भोंपा है। अब तो ये नेता कहलाने लायक भी नहीं बचा है। जेडीयू से बगावत करने वाले विधायक सहित 4 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश के निर्देश पर यह कदम उठाया है। राजगीर के वर्तमान विधायक रवि ज्योति कुमार, रामचंद्र सदा, लल्लन भुइयां और राजीव रंजन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस बार लोजपा बिहार विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ रही है। इसको लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि अब नीतीश से लड़ने का समय आ गया है। हम बिहार को और बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि नीतीश के नेतृत्व को मैं स्वीकार नहीं सकता हूं। नीतीश असंभव है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिराग ने बिहार में एक अलग रास्ता चुन लिया है। वे भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी कोई भी ए और बी टीम नहीं है। चिराग पासवान की लोजपा बस एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नवरात्रि पर होने वाले आयोजनों पर लगी रोक को उचित बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में उनकी सरकार समारोहों के बजाय लोक स्वास्थ्य को अधिक प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक गरबा के साथ आवासीय सोसाइटियों में होने वाले गरबा आयोजनों की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने बिहार के बांकीपुर सीट से नामांकन किया है। लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नामांकन करने के बाद कहा कि वे बिहार को काम करने वाली सरकार चाहिए। नीतीश कुमार अब बिहार के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे बदलना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। इसमें कुशवाहा की आरएलएसपी को 104, मायावती की बीएसपी को 80, ओवैसी की पार्टी को 24, समाजवादी पार्टी जनता दल को 25, सुहेलदेव पार्टी को 5 और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट को 5 सीटें मिली हैं। बिहार समुद्र किनारे नहीं वाले बयान पर तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं और राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी के बारे में बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि बिहार एक लैंड लॉक्ड राज्य है, इसलिए यहाँ उद्योगों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े सब्सक्राइबरों को राहत देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अपने वेतन का 50% तक हिस्सा बेरोजगारी राहत में ले सकते हैं। वहीं अटल बीमा कल्याण योजना के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम 44,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल करेगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को कोरोना हो गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे वे कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा समेत कांग्रेस के कई नेता संक्रमित हो चुके हैं। भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता और बॉलीवुड की कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। अथैया ने 91 वर्ष की आयु में मुंबई के अपने आवास पर अंतिम सांस ली। अथैया के निधन से समूचे बॉलीवुड में शोक जताया गया है। इनमें आमिर खान, रेणुका सहाणे और सिमी ग्रेवाल समेत कई कलाकारों ने दुख जताया है। पाकिस्तान के अशांत दक्षिणी पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस हमले में दहशतगर्दों ने तेल और गैस कर्मियों के काफिले को निशाना बनाया है। इसमें 7 सैनिकों समेत 14 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले भी ग्वादर जिले में दहशतगर्दों ने हमला किया था। पीएम इमरान ने इस हमले की निंदा की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र और बंगाल के राज्यपाल पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल केंद्र और राष्ट्रपति का अनैतिक एजेंट होता है। उन्होंने कहा कि ये एजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये सभी राजनीतिक काम करते हैं। आजकल पूरे देश में बंगाल और महाराष्ट्र में ही राज्यपाल हैं, बाकी कहीं हैं या नहीं मुझे नहीं पता। आप सांसद संजय सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी की एक फोटो ट्वीट कर शायराना अंदाज में एक अकबर इलाहाबादी का शेर लिखा है। संजय सिंह ने एक शेर के जरिए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर सवाल उठाए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पैतृक गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उसकी संपत्ति की नीलामी होगी। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एजेंसी दाऊद की संपत्ति की नीलामी करने वाली है। 10 नवंबर को ई नीलामी के जरिए प्रक्रिया की जाएगी। इसमें दाऊद के 7 प्लॉट और एक घर को नीलाम किया जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह मामले में जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे एनसीबी ने मुंबई में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि अब एनबीसी का फोकस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों पर है। उन्होंने बताया कि अब हम दिल्ली पर ज्यादा फोकस करेंगे। गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में हार्दिक पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इसमें कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश भी दिखेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा स्तर का घोषणा पत्र लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है। राहुल गांधी ने कई एशियाई देशों की जीडीपी विकास से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना पर ऐलान किया है, जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान कोरोना संकट से भारत के मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से निपटे हैं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने बेलेघाटा विस्फोट मामले में अमित शाह को पत्र लिखा है। चटर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में बेलेघाटा विस्फोट की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि बंगाल पुलिस इसकी जांच करने में सक्षम नहीं है। हालांकि ममता सरकार पहले ही जांच के आदेश दे चुकी है। सीबीआई और अमेरिका के न्याय विभाग ने एक साथ बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने कहा है कि अमेरिका में सैकड़ों बुजुर्गों और आरक्षितों लोगों को धोखा देने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड अमेरिकी नागरिक है। वो भारत से कॉल सेंटरों के जरिए आर्थिक मदद देने का वादा करता था, लेकिन उल्टे उनकी जानकारी जुटाकर ठगी करता था। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमला सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रोहतास में कहा कि वो पिछले 20 सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं।
पार्टी का जिला अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीरा कुमार को सासाराम से चुनाव जितवाने का काम किया, फिर भी आज पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में वंशवाद की प्रवृत्ति निचले स्तर तक प्रवेश कर चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मौजूदा कप्तान दिनेश कार्तिक ने अपनी कप्तानी इयोन मॉर्गन को सौंप दी है। केकेआर ने बताया कि दिनेश कार्तिक ने खुद मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कार्तिक ने बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने और टीम का उद्देश्य पूरा करने के लिए इयोन मॉर्गन को कप्तानी सौंप दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।